स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 53 है। डेट 12/11/2020 है। कक्षा 9th की ये वर्कशीट है और विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसकी पुस्तक इतिहास का पार्ट 1 चल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति, और जिसमें भी फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 5 चल रहा है। लास्ट वाली वर्कशीट में हमने कुछ पढ़ लिया था, उसके आगे का डिस्कस कर लेते हैं। 1794 से 1799 उदार गणतंत्र की स्थापना हुई। उदार गणतंत्र की नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निर्देश मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। अब पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस से क्या है, क्रांति की फुहार सी उठने लग गई थी, भावनाएं उठने लग गई थी, लोग क्रांति के लिए जागरूक होने लग गए थे। तो यूरोप में क्या था, एक तरह का डर फैल गया था। उसके बाद अब क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निर्देशन मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया। यानी कि पहले नेशनल कन्वेंशन की क्या थी, स्थापना हो गई थी। उसके बाद उसने क्या कर दिया, एक कार्यपालिका को इसका उत्तरदायित्व सौंप दिया, जिसमें 5 सदस्य थे कि ये जो सारा काम है ये कौन संभालेगा, अब डायरेक्टरी संभालेगा। यानी कि उत्तरदायित्व कार्यपालिका को सौंप दिया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला। अब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया था। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, उथल पुथल का दौर था। कभी राजतंत्र था, कभी गणतंत्र था, कभी उदार गणतंत्र था। ये सिस्टम चला आ रहा था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। इसको संचालन मंडल को ये सारे अधिकार प्राप्त थे। जो सेनाध्यक्ष था के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने का अधिकार सारे प्राप्त थे संचालक मंडल को। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या, क्योंकि किसी भी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक युद्ध की समस्या होती है कि उसको कैसे उसको हैंडल करना है। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। यानी कि उनको क्या था, अनुभवहीन इन द सेंस उनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, वो अयोग्य थे, वो इस काबिल नहीं थे कि इस ओहदे को संभाल सके, तथा भ्रष्ट भी थे, करप्ट थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ियाँ फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। जब भ्रष्ट लोग होते हैं तो किसी भी देश में या किसी भी शासन में या किसी भी संस्था में काम सही से नहीं चल पाता, वहाँ पे गड़बड़ियाँ हमेशा होती हैं। अब गड़बड़ियाँ होंगी तो वहाँ पे बेकारी बढ़ेगी, क्योंकि करप्ट हो रहा है वहाँ पे काम, व्यापार भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा, विदेश नीति भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि काम सही से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता ने एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी, क्योंकि जब उन्हें गड़बड़ी दिख रही है, देश की हालत ख़राब हो रही है, व्यापार ठप पड़ रहे हैं, बेकारी फैल रही है, तो ऐसे में देश की जनता जो होती है एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस करती है जो देश का संचालन सही से कर सके, जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। क्योंकि अब ऐसा जब देश की स्थिति खराब होती है, कमज़ोर पड़ने लग जाती है, तो विदेशी ताकतें क्या करती हैं, उसको परास्त करने की कोशिश करती हैं ताकि उस पर कब्जा कर सकें। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। नेपोलियन जो प्रथम था उसने ऐसी कोशिश करी कि फ्रांस के सम्मान को जो है वो स्थापित रख सके, और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेपोलियन ने क्या करा, डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया, जो कि पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, और अपने शासन की जो थी नींव डाल दी। उसके बाद 1799 से 1814 तक पुनः राजतंत्र की ओर ये दौर जो था वो चल पड़ा। अब हुआ क्या, 1799 नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत तो किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना, और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन प्रथम ने
1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया, यानी कि उसके जो अभियान थे जिसमें वो सब में विजयी हो रहा था, तो इससे क्या था, यूरोप का जो भूगोल था वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। नेपोलियन की शुरुआत बहुत अच्छी रही। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण कर दिया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना बहुत क्षति पहुंची। अब 1812 में उसने रूस पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन वातावरण की गड़बड़ी के कारण वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा थी जो उसकी सेना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, यानी कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। जब सेना की समाप्ति होने लग जाएगी, जब क्षति हो जाती है, जब नुकसान होने लग जाता है, तो सेना क्या, उसके शासन की जो मजबूत ताकत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया। इसके बाद भी 18 जून 1815 में जब उसने एक और युद्ध लड़ा जिसका नाम था वाटरलू के युद्ध में, जब उसकी पराजय हो गई तो उसको क्या कर लिया गया, सेंट हेलेना में बंदी बनाकर डाल दिया गया और इसी दौरान 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि नेपोलियन प्रथम की जो मृत्यु थी वो 1821 में सेंट हेलेना में हो गई थी, जहाँ पे उसको बंदी बना दिया गया था। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई थी। कौन सी लागू की गई थी? सिविल संहिता कब लागू की गई थी? 1804 में, जब वो रूस का सम्राट बना था। उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। जब ये संहिता बनाई गई थी तो इसमें पुराने और नए सारे दोनों कानून जो थे वो मिक्सअप किए गए थे और उसके आधार पर ही ये सारी की सारी संहिता बनाई गई थी, जिसमें कुछ निम्न हैं जिनके आधार पर बनाई गई थी। सबसे पहला है, जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहला ये था। दूसरा, इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिलेंगी जो सर्वाधिक योग्य होंगे। थर्ड है, जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई मुकदमा ही ना सुना जाए, क्योंकि जगह कम होती है, तो ऐसे में खुले में ही मुकदमे सुनने की व्यवस्था कर दी गई ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता के साथ स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। यानी कि नेपोलियन ने इतने अच्छे काम करे थे जब वो 1804 में रूस का सम्राट बना था, इसलिए सारी जनता जो थी नेपोलियन प्रथम से बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसने 1812 में रूस में उस टाइम आक्रमण कर दिया जब वातावरण ख़राब था और जिसके कारण सर्दी में उसकी सेना की हालत बड़ी ख़राब हो गई और उस वजह से उसको युद्ध हारना पड़ा और 1821 में उसकी सेंट हेलेना में मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। जो उसकी कानून संहिता थी वो स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। इन द सेंस उसने 40 युद्ध जीते थे, लेकिन वो कहता है कि मेरा जो गौरव है इन 40 युद्धों को जीतने में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है। यानी कि उसने जो कानून बनाए थे वो कानून ऐसे हैं जो कभी ना कभी मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी कि उसने ऐसी संहिता बनाई थी, कानून व्यवस्था बनाई थी जो कभी नहीं मिटेगी और चिरस्थायी रहेगी, यानी कि आगे तक बढ़ती रहेगी। और आप देख सकते हैं आज भी नेपोलियन की बातें हर जगह देखने को मिलती हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं? आराम से लिख सकते हैं बच्चे। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? थर्ड है, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? सोच के समझ के सारे बच्चे आराम से
वर्कशीट को करेंगे। वर्कशीट बहुत इजी है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर ले, बाकी नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे।